इसमें आप देखिए, जैसे ही आपका नेपाल है, यहाँ पर देखिए ये क्या चीज है, नेपाल, और ये आपका इधर देखिए, नेपाल के बाद इधर चीन, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये जो है आपका उत्तराखंड है, ये आपका हो गया जो उत्तराखंड, और इधर जो ये हो गया यूपी, सॉरी ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका बिहार मतलब हम लोग हैं, और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ एरिया एकर यहाँ पर चीन में भी आता है, एकरो कुछ जगह चीन में जंगल जो रहेगा, ये जंगल तो आपको मिलेगा यहाँ, यहाँ पर जंगल है, जैसे ये जो जंगल है यहाँ पर, ये सब जंगल तो यहीं पर बाउंड्री से ना हट के रहता है, जंगलवा तो इधर भी रहेगा आपको, यहाँ से चीन में भी फैलेगा। जैसे ये बिहार वाला जो जंगल है वो नेपाल में भी कुछ जंगल रहेगा, तो बिहार में रहने वाला जो जानवर रहेगा वो कहाँ जाएगा, नेपाल में भी। यूपी में रहने वाला जानवर जो है उत्तर प्रदेश में, वो भी जंगल बिहार में, यूपी से नेपाल में जाएगा, तो वहां के जानवर भी नेपाल में जाएगा, कहे कि जानवर के तो हम लोग रोक करके रखे नहीं है। तो कुछ ऐसा ही नेशनल पार्क होता है जो कि आपको मिलता है कहाँ, बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर जो मिलेगा वो एक देश से दूसरा देश में नेशनल पार्क का सीमा होता है। तो ऐसा कौन कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर एक देश से दूसरा देश में सीमा है बना हुआ, ये देखेंगे। तो असम में है, असम में इधर है, नीचे में सबसे पड़ता है, नीचे में इधर, तो यहाँ सॉरी यहाँ नहीं है, असम आपका यहाँ है, असम। तो ये असम जो है किसके साथ है, यहाँ पर भूटान है, असम की सीमा भूटान से था, यहाँ पर वाला ई वाला जो जंगल रहेगा आपका, ये तो असम में भी है और भूटान में भी है। तो असम में कौन सा नेशनल पार्क है जो भूटान में भी अपना सीमा बनाता है, तो असम का रॉयल मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये असम में है, और इसका जंगल कहाँ तक फैला हुआ है मानस का, तो मानस का जंगल जो है भूटान तक फैला हुआ है, मानस का जंगल कहाँ तक है, भूटान तक। तो असम का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ तक फैला हुआ है, भूटान तक। भूटान हो गया। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश है नीचे, असम के बगल में ही बांग्लादेश है, तब बांग्लादेश के साथ भी लगता है। अब इसको काहे जोड़ा गया, तो इसका जोड़ने का रीजन है कि असम में जो आपका नेशनल पार्क है वो भूटान से ऊपर में, इधर भूटान से और इधर बांग्लादेश से लग रहा, तो जो जंगल के जानवर रहेगा वो हो सकता है भूटान में चल जाए, यानी बांग्लादेश में चल जाए असम वाला। तो जब बांग्लादेश में चल जाएगा या भूटान में चला जाएगा, तो जब असम में इसका जैसे गिनती करेंगे, असम में के गो बाघ, तो असम में मान ले जाए हम लोग मानते हैं 10 बाघ है, तो ये बाघ असम में तो गिन लिए, अब यही बाघ हो सकता है भूटान में चल गया, और जब भूटान में गिनती शुरू होगा तो कुछ हो जाएगा, भूटान में भी यही दिक्कत होगा कि भूटान में भी जो असम में गिनाया वो भूटान में भी गिना जाए, तो एक ही बाघ के बार गिना गया, 2 बार ना, तो एक हो जाएगा, एक ही बाघ को 2 काउंट कर लेंगे। तब बाघ के जनसंख्या में गिनती में जो होगा उसमें कोई गलती ना हो जाए, उसके चलते कुछ दूसरा देश के पार्क को भी अपने देश में रखा जाता है या उसको गिनती के लिए जोड़ा जाता है। तो मानस नेशनल पार्क किसके किसके साथ है, असम में है, भारत के असम राज्य में पड़ता है, और भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है। ठीक है। फिर है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये जो है बिहार है, यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में। अब देखिए बिहार के ऊपर जो है क्या चीज है, नेपाल, ये वाला भाग आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है आपका नेपाल है, तो बिहार जो है नेपाल के साथ सीमा बना रहा, बाउंड्री है यहाँ पर, बॉर्डर।
तो बिहार वाला जंगल जो रहेगा वो कहाँ रहेगा आपको, बिहार का जंगल नेपाल में भी जाएगा। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका इधर है, इधर। तो इसका जो जानवर रहेगा वो नेपाल में भी जा सकता है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क अगर प्रश्न पूछा जाए, वाल्मीकि नेशनल पार्क नेपाल में किस नेशनल पार्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेपाल में है एक चितवन नेशनल पार्क। नेपाल में कौन सा, चितवन, चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है। और वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ, बिहार में। ये दोनों वाल्मीकि और चितवन, ये दोनों एक दूसरे के जानवर को आने जाने देता है, इसको रोक तो सकते नहीं है। तो चितवन और वाल्मीकि बिहार में और चितवन नेपाल में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क है। तो पीलीभीत नेशनल पार्क जो है, पीलीभीत, यहां देखिए यूपी का बॉर्डर किससे लग रहा है, यूपी, यूपी का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ लग रहा है, चीन के साथ तो नहीं लगेगा। तो उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो जंगल है वो नेपाल के साथ है जुड़ा हुआ। तो यहाँ के जानवर कहाँ जाएगा, नेपाल में। तो पीलीभीत, पीलीभीत नेशनल पार्क जो है, पीलीभीत नेशनल पार्क किसके साथ जुड़ेगा, नेपाल के साथ। और पीलीभीत नेशनल पार्क कहाँ है, तो पीलीभीत नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अब पीलीभीत नेशनल पार्क जो बनेगा, ये नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क, इसमें कौन सा चीज है, तो इसमें टाइगर, बाघ को सुरक्षित किया गया है। पीलीभीत नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाएगा, बाघ के लिए, यहाँ पे बाघ मिलता है। और ये नेपाल का कौन सा पार्क के साथ जुड़ा रहेगा, तो शुक्ला, शुक्ला फंटा के साथ, शुक्ला फंटा, शुक्ला फंटा, फट, शुक्ला फंटा, शुक्ला फंटा नेशनल पार्क नेपाल में है, उसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अगला फिर है बिहार में, या फिर सॉरी भारत में जो है, भारत में बाघ का कितना संख्या है, भारत में टोटल बाघ के गो। तो भारत में 2018 में जब गणना हुआ था, जनगणना 2018 में जब गणना हुआ, बिहार, भारत में बाघ के संख्या जब गिनती की गई, तब 2018 में देखा गया कि बाघ की संख्या जो है 2967 को, 2967 बाघ भारत में है 2018 के जनगणना के अनुसार। जैसे आदमी के गिनती होता है ना, आदमी के जैसे गिनती होता है जनगणना, उसी प्रकार से बाघ के भी जनगणना होता है। तो बाघ का जनगणना हुआ, तो उसमें पाया गया कि 2018 में कितना जनसंख्या था बाघ का, 2967, 2018 में। बाघ के जनगणना कितना वर्ष पर होता है, बाघ के जनगणना प्रत्येक 4 साल पर बाघ के जनगणना होता है। आदमी के लिए जनगणना कितने साल पर होता है, प्रत्येक 10 साल पर होता है। आदमी के लिए जनगणना, आदमी के लिए जनगणना 10 साल में, और बाघ के लिए जनगणना 4 साल में। तो 2018 में जनगणना हुआ है किसका, बाघ का। तो अगला जनगणना कब होगा, अगला जनगणना जो होगा आपको 2022 में होगा। काहे कि 18 में 4 साल जोड़ देंगे तो 18 4 22। अब 22 के बाद पूछ दे कि भाई अगला जनगणना कब होगा, तो 22 के बाद उसका अगला जनगणना होगा जो आपको 26 में होगा, 2026 में। अब आदमी का जनगणना 10 साल में होता है। तो अभी जो जनगणना हम लोग चल रहा है वो कौन सा जनगणना हुआ था, 2011 में हुआ था जनगणना, 2011 में। तो आदमी का जनगणना अगला कब होगा, 2021 में। इसमें 10 साल जोड़ देंगे ना, आदमी के लिए 10 बरस पर, तो 11 में 10 साल जोड़ेंगे तो कितना
21 आवेगा। और बाघ के लिए किस साल पर? बाघ के लिए 4 साल पर। तो 2018 में हुआ तो ये कितने में होगा? फिर 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आवेगा। फिर उसके बाद पूछेगा 22 के बाद कब होगा? तो 26 में होगा। अब आदमी के जनगणना जो है 2021 के बाद कब होगा? तो 2032 में होगा। 2031 में होगा। 10 साल जोड़ेंगे 21 में तो 31 में हो जाएगा। ठीक है। बाघ का जो जनगणना हुआ था सबसे पहले, गणना कब हुआ था? पहला जनगणना, पहला जनगणना बाघ का गिनती कब किया गया सबसे पहले? तो 2006 में सबसे पहले किया गया। अब 2006 में जोड़ते चले जाइए। 2006 में जोड़िए 4 साल तो हो जाएगा 2010। 2010 में फिर 4 साल जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? 2014। और 14 में फिर 4 साल जोड़िए, 2018। 18 में फिर 4 साल जोड़ेंगे तो कब होगा अगला जनगणना? 2022। 2022 का जनगणना अभी तो नहीं हुआ है, अभी नहीं किया, तब होगा कहां से? तो पहला जनगणना 2006 में। अब ये भी पूछा जाएगा कि बाघों की कौन सी जनगणना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये 2018 वाला चौथा। और 2022 में जो जनगणना होगा वो केमा जनगणना होगा? तो पांचवी जनगणना। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि बाघों की पांचवी जनगणना कब होगा? तो 2022। चलिए, हो गया। समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा है तो बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। आदमी के पहले आदमी जनगणना का कब हुआ? पहला जनगणना जो हुआ था वो हाँ। आपको 1881 ईस्वी में हुआ था। आदमी का अच्छा। पहला जनगणना 1881। ठीक है। हाँ। जो कि भारत में हुआ था पूरा पहला जनगणना। यहाँ पे है एक एम स्ट्रिप, एम स्ट्रिप्स। तो एम स्ट्रिप्स क्या है? तो एम स्ट्रिप्स जो है वो है मॉनिटरिंग। एम स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स कहने का मतलब क्या होता है? एम से होता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। एस से होता है सिस्टम, मॉनिटरिंग। एस से हो गया सिस्टम, सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव, टाइगर इंटेंसिव, आई से इंटेंसिव। प्रोटेक्शन, पी से प्रोटेक्शन। ई से हो गया इकोलॉजी, इकोलॉजिकल। और फिर एस से स्टेटस, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर
इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल सिस्टम। बाघ संगणना के लिए बाघ के गणना करेला एम स्ट्रिप एक योजना बनाया गया था। एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स में होता क्या है, तो बाघ के गणना करने के लिए एम स्ट्रिप के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है कोई भी ऐप या कोई भी चीज करने के लिए, उसी प्रकार से एम स्ट्रिप्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि बाघ का डाटा इकट्ठा करता है, बाघ के बारे में डाटा इकट्ठा करता है पूरा देश में। एम स्ट्रिप्स मैप्स द पेट्रोल रूट्स फॉर ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड रिजल्टिंग डाटा आर देन एनालाइज्ड इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम स्ट्रिप जो है, जैसे हम लोग देखते हैं अभी कोरोना काल में देखा गया होगा कि भारत के एगो मैप आता था, भारत का मैप में, भारत का मैप में दिखाता था कि यहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ रहा है, यहाँ पर हरा जल रहा है, कहीं पर लाल कहीं पर हरा करके कलर दिखाई देता था, जैसे कहीं पर यहाँ हरा दिख रहा है, कहीं पर ब्लू दिखता था। तो इसी प्रकार से एम स्ट्रिप जो सॉफ्टवेयर है, जहां पर बाघ की संख्या ज्यादा है उसको दर्शा देता है मैप के थ्रू। अब आदमी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाघ है, उसके अनुसार से वहां पर कोई भी काम होगा। तो एम स्ट्रिप एक सॉफ्टवेयर है जो बाघ के गिनती के लिए बनाया गया है या बाघ के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जब बाघ की गिनती होगा आदमी के पता रहेगा कि जैसे ये वाला एरिया है, ये एरिया में बाघ है, तो कोई भी आदमी जाएगा सुरक्षा से, आदमी के भी सुरक्षा होगा और जानवर के भी, कि उस एरिया में आदमी जल्दी जाएगा नहीं। तो एम स्ट्रिप बाघ की गिनती करने के लिए और बाघ के सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। उसके बाद है प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है, जैसे आदमी को संविधान दिया गया है उसी प्रकार से संविधान में लिखा गया है कहां पर कि बाघ को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो शेड्यूल 1 में पहला शेड्यूल जो है, शेड्यूल सूची 1 में पहला सूची में क्या है, पहला सूची में बाघ के संरक्षण के लिए नियम बनाया गया भारत में। भारत में कौन सा सूची, पहला सूची में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में दिया गया है। और IUCN के कौन सा, तो IUCN के इंडेंजर्ड में लिस्ट जो है अपेंडिक्स 1 में दिया गया है। उसके बाद एक है GTRP, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। GTRP जो है पूरे विश्व में लागू होता है नियम। पूछ दिया जाए कि GTRP क्या है, तो GTRP बाघ के लिए बनाया गया। ये बाघ के लिए एशिया में, जहां हम लोग, भारत जो देश है एशिया महादेश में है, तो पूरे एशिया में GTRP काम करता है। GTRP कहाँ काम करेगा, तो पूरे एशिया में। और ये जो है एशिया के 13 देश में लागू है। GTRP एशिया के 13 देश में लागू है। अब हम लोग देखते हैं आगे बाघ परियोजना कहाँ कहाँ कौन कौन सा। तो ये मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप जो है मानचित्र, ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य का है, जम्मू कश्मीर का है मैप, जम्मू कश्मीर का ये मैप है। ये यहां से यहां तक बाउंड्री है इसका, ये इधर। अब इसमें देखना क्या है, यहाँ जो छोटा छोटा लाल बिंदु दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में जो जंगल है वहां नेशनल पार्क बनाया गया है।
अब नेशनल पार्क कौन कौन सा है ये देखना है। देख एक चीज और देखिए, ये नेशनल पार्क जो है इधर से इधर जाते हुए दिख रहा है, तो इधर आपको पश्चिम होता है। कहीं भी नक्शा जब पढ़ेंगे तो इधर ऊपर में उत्तर होता है, नक्शा में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर जो होगा पूरब, और इस साइड में क्या होगा पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये जो है नेशनल पार्क इधर से इधर बना हुआ है, या फिर हम लोग इसको इधर से इधर भी कह सकते हैं, दोनों तरफ, ऊपर नीचे तो नहीं है। ज्यादातर किधर है, दाएं से बाएं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो पेन पेपर उठाइए और लिखिए, पेन पेपर से लिखिए नेशनल पार्क का नाम, कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है और किधर से किधर। पेन पेपर मिला, पेन पेपर मिला जी कि खोज रहे हैं? मिल गया तो लिखना शुरू कीजिए। मिल गया तो लिखना शुरू कीजिए। लिखिए पहला सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली। और लिखिएगा कैसे सो भी बताना पड़ेगा ना। तो सलीम अली नेशनल पार्क ऐसे लिखिएगा, देखिए इसको लिखेगा सलीम अली इधर, सलीम अली, उसके बाद इसके बगल में कॉमा लगाइए, और दूसरा लिखेगा दाची ग्राम, दूसरा दाची ग्राम, याद करने में आसान हो जाएगा। उसी के बगल में कॉमा लगा करके लिखेगा दाची ग्राम नेशनल पार्क के बगल में किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली, दाची ग्राम, किश्तवाड़, और उसके बगल में लिखिएगा क्या चीज, हेमिस, कॉमा लगा करके हेमिस। अब ये मत कीजिएगा कोई कि ऊपर से नीचे लिख लीजिएगा ऐसे, सलीम अली और उसके नीचे दाची ग्राम, ये वाला काम नहीं करना है। इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखे सलीम अली, दाची ग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे लिखेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर ना। अभी हम क्या बताए थे, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो इसको याद रखने में आसान होगा जब ऐसे लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इधर से इधर जा रहा है, तो इधर होता है आपका सलीम अली, इधर है सलीम अली के बाद इधर आपको मिल जाएगा दाची ग्राम, किश्तवाड़, हेमिस, सलीम अली, दाची ग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस। बस इतना ही याद रखिए, और बाकी जो रहता है उसको मत याद रखिए, वो सब पूछा नहीं जाता है। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आएगा सिर्फ उसको याद रखिए। भारत में तो नेशनल पार्क बहुत सा है, तो कितना याद रखिएगा, पूरा विश्व में नेशनल पार्क है। जानवर एक है, जानवर हजारों प्रकार के जानवर है, सबको याद रखना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग उसी को याद रखेंगे कि कम पढ़ के नौकरी मिल जाए। तो सलीम अली, दाची ग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस, ये आपको नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, तो सलीम अली, दाची ग्राम,
ये सब जम्मू कश्मीर में, कहा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। चलिए देखिए दाचीग्राम, आप देखिए सलीम अली में क्या चीज है। सलीम अली अब दीजिएगा हेडिंग, हेडिंग बनाइए सलीम अली। सलीम अली, सलीम अली हेडिंग बनाइए। अब सलीम अली जो है इसको और क्या कहते हैं, तो सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, सिटी फॉरेस्ट। अब पूछेगा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। या दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अब पूछ दिया किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें बस यही एक याद रखिए, सलीम अली जो है ये पक्षियों के लिए फेमस है। पक्षी के लिए सलीम अली नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, पक्षी के लिए। सलीम अली एक व्यक्ति थे जो कि पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। रोबोट 2 मूवी देखे हैं, रोबोट 2, रोबोट 2.0, रोबोट 2.0 में दिखाया गया है पक्षियों को मरते हुए। तो वही वाला सलीम अली एगो व्यक्ति, याद रखेगा कि सलीम अली जो था रोबोट 2 में था और वो पक्षियों के लिए फेमस था। और ये सिटी फॉरेस्ट कहते हैं सलीम अली को ही। आप दूसरा हेडिंग बनाइएगा दाचीग्राम, दाचीग्राम। सलीम अली हो गया, उसके बाद दाचीग्राम लिखेगा, दाचीग्राम। देखो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी बता दीजिए, ट्रिक भी बताते हैं, याद करने का ट्रिक है।